अच्छा, नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है, इसको क्विकली हम देखते हैं। मुख्तसर सा टॉपिक है कि लगन की अहमियत और चंद्र लगन। यानी आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद है और सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आती है, आप देख रहे हैं सेंटर में लिखा हुआ सी को जब आप दबाते हैं तो जायचे में मून जहाँ पे भी होता है वो उसको उठाकर टॉप पे ले आता है, सबसे पहली जगह पे। अब बार बार पिछले 6 महीनों में एक सवाल आ रहा था कि जी अगर किसी का टाइम ऑफ बर्थ नहीं होगा तो हम उसका जायचा कैसे देखेंगे। किसी भी शख्स का अगर टाइम ऑफ बर्थ ना हो लेकिन आपको उसका नाम पता है, उसका डेट ऑफ बर्थ पता है, उसका सिटी ऑफ बर्थ पता है, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, तो उसका जायचा हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता तो उसका जायचा बनता ही नहीं है, यह है ही गलत। लेकिन फिर भी मुझे बड़ा प्यार आया आप लोगों पे और मैंने सोचा कि चलो एक ऐसा टिप दे दूं, इसको आप टिप की हद तक लें कि अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं किसी का पता तो फिर आप उसका जायचा बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं चंद्र लगन या चंद्रा लगन। यानी जायचे में मून कहीं पे भी होता है उसको उठाकर पहले घर में ले आते हैं, उसको लगन बना लेते हैं और वहीं से फिर जायचे को रीड करते हैं। लेकिन इसके मुताबिक फिर प्रॉपर रेमेडीज़ नहीं होती हैं। आप इसके मुताबिक उस इंसान के मन को पढ़ते हैं, उसकी फीलिंग्स को पढ़ते हैं, उसके इमोशंस को पढ़ते हैं, उसके जज्बात को देखते हैं कि वो वहाँ से किधर किधर डिवाइड। जैसे आप अपना ज़ोडिक साइन देखते हैं, उसको सन साइन को, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी के मंथ में पैदा हो रहे हैं, मैं एरीज़ हूँ, मैं टॉरस हूँ, मैं पाइसेस हूँ। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है मून साइन, कि आपके जायचे में मून कहाँ पे प्लेस्ड है। मून जिस घर में होता है उसको मून साइन कहा जाता है। और आपके जायचे में मून जहाँ भी प्लेस्ड होता है उसके आपकी ज़िंदगी में 25 से 30% किसी ना किसी तरह से असरात होते हैं। कि जिस शख्स का टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता फिर आप उसको चंद्र लगन के सॉफ्टवेयर में ऑप्शन मौजूद है कि आप सी दबाएंगे तो चंद्रा लगना आपके सामने आ जाएगा। आप इससे उस बंदे की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे आप नॉर्मल नेटल चार्ट को पढ़ते हैं, राशि को पढ़ते हैं, आप एक नॉर्मल बर्थ चार्ट को पढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आप अगर उसका जायचा बना रहे हैं, अब आप उसको स्टोन क्या तजवीज़ करेंगे। लेट्स सपोज़ आपने चंद्र लगन से उसका जायचा बना लिया, लेकिन एक्चुअल उसका जो भी टाइम ऑफ बर्थ हो, आप उसको जो नगीना सन का पहना रहे हैं, मार्स का पहना रहे हैं, हो सकता है वो किसी 6, 8, 12 का मालिक हो। तो फिर यहाँ पे आप कोशिश करें कि चंद्र लगन के थ्रू जब भी उसका जायचा देखें, आप उसकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात देखें, आप उसका मिजाज देखें, आप उसको ज़्यादातर सदक़ात और रेमेडीज़ की तरफ ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप यहाँ पर स्टोन पहनाकर कोई ना कोई ख़राबी उसको दे सकते हैं। लेकिन अहमियत हमेशा लगन की ही रहती है कि किसी भी जायचे में जो इम्पोर्टेंस है वो टाइम ऑफ बर्थ से उसकी असेंडेंट की होती है। चंद्र लगन को मुख्तलिफ़ एस्ट्रोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट्स में बड़ी अहमियत दी जाती है तब जब किसी का टाइम ऑफ बर्थ ना हो। लेकिन ये भी पूरी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात को एक्सप्लेन नहीं करता। ये वक्ती तौर पे लेट सपोज़ आपके पास कोई आया और वो पूछ रहा है मैं फ़लाँ काम कर लूँ, मैं ना करूँ, तो आप फिर चंद्र लगन को सेंटर में रख के आप उससे फिर उसको वैल्यूएट कर सकते हैं। ये एक तरीक़ाकार है जो कि अडॉप्ट कर सकते हैं आप। लेकिन मैं फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा कि ये हतमी नहीं होता। हतमी यही होता है, एग्जैक्ट यही होता है कि जब जो शख्स पैदा हो रहा है उसका टाइम ऑफ बर्थ आपके पास होना चाहिए। अगला हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैच मेकिंग इन एस्ट्रोलॉजी। कि किसी की भी अगर आपने मैच मेकिंग करनी है, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों की कंपैटिबिलिटी मैच करनी हो, तो उसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैच मेकिंग कंपैटिबिलिटी इसको करने के लिए इसके 11 पॉइंट्स होते हैं, 11 पॉइंट्स। कि अभी आपने पीछे फिक्स लगन तो पढ़ लिया है, लेकिन उससे जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप ये है
पहला स्टेप ये है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या सलूक करेंगे, ये एक दूसरे के साथ क्या बर्ताव करेंगे। किसी की भी मैच मेकिंग करने के लिए सबसे पहला फार्मूला, सबसे नंबर 1 जो पॉइंट होता है वो होता है कि दोनों यानी लड़का या लड़की दोनों में से अगर किसी एक के भी जायचे में मून ख़राब हो जाए, मून हबूद का है, मून 6, 8, 12 में है, मून कम्बस्ट है, यानी एक ऐसा प्लैनेट ख़राब है कि जिसमें जज्बात ही नहीं है, इमोशंस ही नहीं है, कि आप एक बंदे को दूसरे एक ऐसे बंदे से जोड़ने जा रहे हैं जो एक फ़र्द के जज्बात को समझने से ही महरूम है। हो सकता है वो अपने भी जज्बात को समझने से महरूम रहे। तो कंपैटिबिलिटी मैच करने का सबसे पहला असूल ये होता है कि जायचे में मून जो है उसका अच्छा होना ज़रूरी हो, दोनों के जायचे में। और अगर दोनों में से किसी एक का ख़राब हो, आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं। देखें, अब एक मजबूरी है, कज़न मैरिज है, लव मैरिज है, 95% लव मैरिजेस ख़त्म हो जाती हैं। जो इस वक्त लेटेस्ट रिसर्च कि 95% लव मैरिजेस सफ़े हस्ती से मिट चुकी हैं, कि वो जो मोहब्बत का भूत है वो ख़त्म हो चुके। कि आप के जायचे में अब आपको ये तो पता चल जाना चाहिए अब तक कि महबूब को कहाँ से देखते हैं और शरीक हयात को कहाँ से देखते हैं। इवन एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी आपका महबूब 5वां घर है और आपका जीवन साथी 7वां घर है, दोनों अलग अलग हैं। और जब वो महबूब जीवन साथी की तरफ आता है, शिफ्ट होके छलांग मार के 5वें से 7वें में आता है, फिर हालात व वाक़यात बदल जाते हैं, फिर वो 7वें के मुताबिक बिहेव करेगा। मेरे पास अभी कल परसों एक बच्ची आई हुई थी, बड़ी कस्में वादे कि मैंने उसको परख लिया है, मैंने उसको समझ लिया है, और लड़का भी था जी मैंने भी इसको समझ लिया है, लेकिन दोनों की नहीं आपस में चल सकी। कि बिफोर मैरिज आपकी कंपैटिबिलिटी और होती है और आफ्टर मैरिज आपकी कंपैटिबिलिटी और होती है। उसको हम कहते हैं जर्नल कंपैटिबिलिटी, और आफ्टर मैरिज कंपैटिबिलिटी को कहते हैं स्पाउसल कंपैटिबिलिटी। तो जब तक आप महबूब या महबूबा थे, आप थे 5वें हाउस में, अब आपकी शादी हो गई, निकाह हो गया, एग्रीमेंट हो गया, अब आप आ गए हैं 7वें घर में। अब आपने उसके अब 5वां घर महबूब का नहीं है, अब आपका, अब आपकी औलाद का है, वो है आपकी महबूब, उनसे मोहब्बत करनी है अब आपने। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब आपका महबूब वहाँ से उठता है तो फिर आपकी औलाद उस घर की जगह ले लेती है। ये इसका असूल होता है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि जब भी आप किसी की मैच मेकिंग करें तो उसके अंदर जायचे में अगर सन ख़राब हो, सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन सोलर सिस्टम, सन अगर ख़राब है किसी के एक जायचे में भी, हबूत का है, ख़राब है, इसका किरदार वैसी बाप का है, और इसके साथ साथ सन और ज़ोहल की कोई ना कोई आपस में नज़र बन रही हो और 7वें घर को डैमेज कर रहे हो ये दोनों, तो दूसरा पॉइंट ये कि जायचे में सन और ज़ोहल इन दोनों का भी चेक करना ज़रूरी है कि ये दोनों कहीं ख़राब तो नहीं है, क्योंकि एक उजाला है, एक अंधेरा है, एक रोशनी है और दूसरा क्या है, गड़बड़ है, एक ख़राबी भी है। कि ज़ोहल को हम इसीलिए बदनाम किया हुआ है, इसको शनि को, क्योंकि इससे मंसूब हैं ये चीज़ें, बज़ाते ख़ुद ये इंसाफ पसंद है, लेकिन इससे चूँकि मंसूब हैं ख़राबियाँ, तो इस वजह से इसको ख़राब कहा जाता है। तो ये देखना भी सेकंड पॉइंट ये है कि सन और सैटर्न इन दोनों का जायचे में ठीक होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जायचे में सन और वीनस। अब सन का तो हमें समझ आ गया, पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा, वीनस का क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वीनस है मोहब्बत, वीनस है प्यार। अगर प्यार नहीं होगा तो वीनस बन जाएगा ज़िद, अना, खुदगर्जी, बेवफाई,
जुदाई, या जुदाई भी क्या होगा कि एक को मारेगा फिर जुदाई पैदा होगी। तो किसी भी मैच मेकिंग के अंदर सन और वीनस की भी प्लेसमेंट का ठीक होना ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट इसका है कि मून और मरकरी, कि मून जो है इसको हम, जैसे सन को हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसका किरदार बाप का है, इसी तरह मून जो है, मून का किरदार माँ वाला है। माँ भी जज्बाती होती है, माँ चाहे किसी जानवर की क्यों ना हो, तो माँ माँ ही होती है। तो जायचे के अंदर मून की प्लेसमेंट को तो हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन उसके साथ साथ मरकरी का भी ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। कि मरकरी जो है, आप किसी की भी कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो उसमें एक लड़का हो एक लड़की हो और उनके जायचे के अंदर अगर मरकरी वीक हो जाए तो फिर बजाय इसके कि आप जीवन साथी किसी को बना रहे हैं, आप पता चले आप उसको गोद ले रहे हैं। आपने शौहर नहीं लिए के आए, आप कोई बेटा ले आए, आपने गोद ले लिया। अब उसको कभी फीडर चाहिए, उसको कभी रोटी चाहिए, कभी उसको कुछ चाहिए, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाती है अगर मरकरी ख़राब। तो इनको बैलेंस कैसे करेंगे? इनको फिर आप फिक्स लगन में जाके बैलेंस करेंगे कि जो निकाह का वक्त निकालें उनमें ये जो पैदाइशी जायचे में सारे ख़राब हैं वो फिर उस टाइम पे आपको ठीक करने हैं, उस टाइम पे वो प्लैनेट्स आपको ठीक रखने हैं। वही सिंपल सेम फार्मूलाज जो सबके नहस में ना हो, कम्बस ना हो, ठीक है, गरूबियत का शिकार ना हो, वही सेम फार्मूलाज हैं इसकी। फिर उसके बाद छठा पॉइंट है अगेन मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन। कि जायचे में कहीं पे भी रोशनी हो, क्योंकि चाँद मून जो है वो भी रोशनी है और ज़ोहल जो है वो अंधेरा है। तो अगर कहीं भी जायचे के अंदर मून और सैटर्न ये कहीं एक जगह पे बैठे हों और नज़र डाल रहे हों सातवें घर पे, तो ये पैदा क्या करते हैं? आपस में उलझनों को पैदा करते हैं, आपस में हसासियत को बढ़ा देते हैं कि सेंसिटिव हो जाता है, शक करने लग पड़ता है, पता नहीं ये किसी से बात कर रही है, वो किसी ने कुछ कह दिया, जज्बाती हो जाना। फिर उसके बाद 7वां पॉइंट इसका ये है कि मार्स और मरकरी, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको भी देखना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मार्स चूँकि सख्त मिजाज है, अग्रेसिव है, और मरकरी जो है ये तनकीदी है, तनकीद करने वाला है। अगर जायचे में मार्स और मरकरी का कहीं पे इकट्ठे पड़ाव हो जाता है या सातवें घर में है, सातवें घर पे दोनों की नज़र पड़ रही है, तो तब भी एक दूसरे के साथ ये छोटी छोटी बात के ऊपर तनकीद, कि अपनी चीज़ों से नहीं हटना कि भाई अगर आपने गलती कर ली है आप मान जाएं, नहीं, पूरी बहस करनी है, पूरा जवाब देना है। फिर इसके बाद 8वां पॉइंट इसका ये है कि नक्षत्रा बखूत, लकी, सेम राशि, आज अभी हम थोड़ी देर में नक्षत्रा भी पढ़ने जा रहे हैं, उसको भी देखे जाते हैं कि अगर दोनों के जायचों में एक ही उनका असेंडेंट हो तो फिर भी दोनों एक दूसरे के लिए लकी साबित हो सकते हैं। यानी दोनों का असेंडेंट सेम है, दीगर प्लैनेट्स की ख़राबी नहीं है, तो तब भी दोनों एक दूसरे के लिए सेम साबित हो सकते हैं। फिर उसके बाद 9वां इसका पॉइंट ये है कि 7th लॉर्ड एंड नमामशा इन मैच मेकिंग D9। यानी नवामशा क्या होता है? नवामशा को हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जायचे का 9वां हिस्सा, जायचे का 9th पार्ट, उसको कहा जाता है नवामशा। नवाम 9th पार्ट, नवामशा। अब इसको हम कैसे देखेंगे कि जब आपने किसी का भी जायचा बनाना है, लेट्स सपोज इस वक्त हमारे सामने एक ये आकाश रामचंद्र साहब का जायचा बना हुआ है, इनका हम जायचा देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है। नंबर 2 को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जायचा खुल जाता है एक और यहाँ पे लिखा हुआ है नवामशा।
ये है आपके पहले जायचे का 9th पार्ट। और इस जायचे में जो 7वां घर होता है 7th हाउस, इसका जो लॉर्ड है इसका अच्छा होना भी ज़रूरी है। कि आपने देखना है कि रामचंद्र जी जो हैं इनकी शादी होने जा रही है, और शादी होने के साथ साथ इनका जो नवामशा में 7वां घर है, यानी 7वें घर के अंदर ही 7वां घर, एक 9th पार्ट उसका आप देख रहे हैं जायचे का, कि क्या ये बंदा अपनी ज़िंदगी में अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात को निभाएगा या नहीं निभाएगा। और यहाँ पर 7th हाउस का लॉर्ड जाकर कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे नंबर 8 में, यानी कमर दरकरब चल रहा है, ख़राब है। तो जब भी आप किसी का जायचा बनाते हैं कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए, तो आप उसका यहाँ से नवामशा का चार्ट खोल के आप उसका 7th हाउस भी देखें कि इसके अपने 9th पार्ट के अंदर जाके इसको एक्सप्लेन करूँगा तो हो सकता है कि 2 महीने और हमें चाहिए। तो बेहतर है कि आप सॉफ्टवेयर के ऊपर फोकस रखें। एक चीज़ आपको बनी बनाई मिल रही है, आप उसी के ऊपर फोकस रखें। अगर आपने नवामशा का चार्ट खोलना है तो आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। एन का मतलब नवामशा है, आर का मतलब राशि है, सी का मतलब है चंद्र लगन, बी का मतलब है भावा। ठीक है, ये भावा जो है ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ है, ये अभी आप लोगों को में भी शायद समझना है। तो आप अभी नवामशा के ऊपर रह के आप 7th हाउस को भी इस तरह से देख सकते हैं। फिर उसके बाद 10वां पॉइंट इसका ये है कि लड़की के लिए जायचे में जुपिटर का अच्छा होना ज़रूरी है। यानी किसी भी लड़की के लिए जो अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख है वो मंसूब होता है जुपिटर से। अगर उसके जायचे में जुपिटर कहीं पे भी ख़राब प्लेस्ड होगा तो उसको अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये मैच मेकिंग की बात कर रहा हूँ। और लड़के के लिए वीनस का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है कि अगर लड़के के जायचे में वीनस उसके जायचे में ख़राब हो तो वो फिर अपनी शरीक हयात के लिए प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है या उसको प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं। 11th पॉइंट इसका ये है कि 5th लॉर्ड एंड सतमाश के जायचे का जो 5वां, ये मैंने ख़ुद से ऐड किया। क्यों? क्योंकि कई दफ़ा शादी ख़त्म होने की रीज़न ये भी बन जाती है कि औलाद नहीं हो रही है, नस्ल आगे नहीं चल रही है। तो किसी भी जायचे को जब आप चेक करते हैं कंपैटिबिलिटी के लिए, तो आप भले अपने क्लाइंट को मत बताएं कि इसके जायचे में 5वां घर ख़राब है। अगर बता देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब आपके पास उनके निकाह का वक्त आए तो फिर आप फिक्स्ड लगन में जाके उनके 5वें घर को बैलेंस करें, ताकि अगर दोनों में से किसी एक की ख़राबी, दोनों की राशि भी सेम है, मून भी अच्छा है, सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन नहीं है, सन वीनस का नहीं है, मार्स सैटर्न का नहीं है, मरकरी मून का नहीं है, मून ज़ोहल का नहीं है, मार्स उसका नहीं है, तो फिर आप उनके जायचे में जाके ये भी देखें कि उनके जो 5th हाउस का जो लॉर्ड है औलाद का, कोई नस्ल आगे बढ़नी, अभी पीछे सवाल इन्होंने किया था दूसरे घर का भी कि नस्ल आगे बढ़ने के लिए दूसरा घर भी देखना होता है। तो इन चीज़ों को फिक्स लगन में आप बैलेंस कर सकते हैं कि अगर आपने किसी का जायचा बनाया है और उनकी आपने कंपैटिबिलिटी मैच की है, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी मैच हो गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जो 5वें घर का लॉर्ड है वो बेचारा जाके 6ठे घर में, 8वें में या 12वें में बैठ गया। 6ठे में है तो बीमारी देगा, 8वें में है तो मिसकैरेजेस देगा, 12वें में है तो हॉस्पिटल में जाके बेचारे औलाद एडमिट हो जाएगी, वेंटिलेटर के पैदा हुई साथ ही नर्सरी में एडमिट करवाना पड़ गया। तो आप जब फिक्स लगन में निकाह का उनका जायचा बनाएं तो उसमें आप ये करें कि 5th हाउस को बैलेंस कर सकते हैं कि 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में हो या 5th हाउस पे नज़र पड़ रही हो, या कोई अच्छा 2 सियारा 5th हाउस में हो या उसकी नज़र पड़ रही हो, लगन ऐसा हो कि लगन से कोई प्लैनेट उस पर नज़र डाल रहा हो, तो इस तरह से आप वहाँ पे जाके बैलेंस कर सकते हैं। यानी किसी की भी जब आप मैच मेकिंग करती हैं तो उसके लिए आपको इन 11 पॉइंट्स का सहारा जो है वो लेना पड़ता है। और फिर ये जो D7 लिखा हुआ है, ये D7 क्या है?
जिस तरह से नवामशा में हम लोगों ने जाके देखा था, इसी तरह जब वर्गस पे आप क्लिक करते हैं तो वर्गस के अंदर जब आप जाएंगे ना 7 पे क्लिक करते हैं तो ये 7 जो है ये होता है जायचा औलाद के लिए भी, कि 7th पार्ट, जैसे हमने नवामशा देखा 9th पार्ट, 9th पार्ट जो है वो है अज़वाजी ज़िंदगी के लिए, लेकिन जो 7th पार्ट है वो होता है औलाद के लिए। तो इस जायचे के अंदर सतमाशा जब आप देखते हैं और इसमें 5वें घर का लॉर्ड मार्स मौजूद है जाके 9th हाउस में, बाकी को छोड़ दें, बाकी जहाँ मर्जी बैठे हैं, हम सिर्फ उस एक हिस्से को एनालिसिस कर रहे हैं, उस पार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं कि आपको गुर्दे का मसला आया, पूरी बॉडी साथ है लेकिन हमने सिर्फ गुर्दे को चेक करना है, गुर्दे का क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो एनालिसिस है ये सतमाश के अंदर, वो औलाद के लिए सिर्फ यही है कि आपने 5वें घर पे नज़र डालनी, 5वें घर का लॉर्ड कहाँ पे है। अब उसके अपने जायचे में हो सकता है 5th हाउस का लॉर्ड ख़राब हो, लेकिन जब आप सतमाश जाके खोलते हैं, उसके पार्ट के अंदर जाके देखते हैं, तो अभी आप आगे पढ़ने जा रहे हैं कि हर 3.3 डिग्री के बाद प्लैनेट की पोजीशन, प्लेसमेंट, खसूसियत, असरात बदल जाते हैं। तो हो सकता है सतमाश के अंदर जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो अच्छी जगह पे बैठा हो कि औलाद होगी, पहली हो सकता है मेल हो जाए क्योंकि मार्स है रूलिंग प्लैनेट, या कोई नज़र डाल रहा है तो जैसे सन, यहाँ से हम ये नहीं देखेंगे कि सन सामने से नज़र डाल रहा है, सिर्फ मार्स को हम देखेंगे। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि मैच मेकिंग के लिए ये 11 के 11 पॉइंट्स देखना बड़े ज़रूरी होते हैं।